अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो अभी तक जो है हम लोग अमाइनो एसिड्स और प्रोटीन्स को समझ चुके हैं, हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स को समझ चुके हैं और हम लोग जो है वो बायोमोलिक्यूल्स के बेसिक्स को अंडरस्टैंड कर चुके हैं। ठीक है, तो कल हम लोगों ने प्रोटीन्स जो है उनको स्टडी किया, उनके स्ट्रक्चर को स्टडी किया। तो आज हम लोग कोई नया बायोमोलिक्यूल उठाने की बजाय, ठीक है, किसी नए बायोमोलिक्यूल को स्टडी करने के बजाय हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आज एंजाइम्स की तरफ जाएंगे। क्योंकि एंजाइम्स जो है ये डायरेक्टली कनेक्टेड है प्रोटीन्स के साथ। ठीक है, क्योंकि कल ही हमने प्रोटीन्स खत्म कर लिया, तो आज जो है हम लोग एंजाइम्स को स्टडी करेंगे। ठीक है, लेकिन एंजाइम्स पे जाने से पहले जिस चीज का हमें सबसे पहले पता होना चाहिए, दैट इज व्हाट डू वी मीन बाय अ केमिकल रिएक्शन। क्लास 10th का एक बेसिक सा टॉपिक होता था, व्हाट इज अ फिजिकल चेंज एंड व्हाट इज अ केमिकल चेंज। ठीक है, अगर मैं एक सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज को चेंज कर दूं, ठीक है, देयर इज अ चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, और सब्सटेंस अभी भी वही है जो वो था। ठीक है, सिर्फ इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो गई है, देन दिस चेंज वुड बी अ फिजिकल चेंज। इसको जो है हम लोग फिजिकल चेंज कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास आइस है, इस आइस से हमने वाटर बनाया, इस वाटर को हीट करके हमने इससे जो है वो वेपर्स बनाए। ठीक है, आइस से वाटर से वेपर्स। ठीक है, देयर इज, इस यहां पे भी वाटर ही है H2O, यहां पे भी वाटर ही है H2O, यहां पे भी वाटर ही है H2O। सिर्फ इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है जो चेंज हो रही है। ठीक है, बट व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन, जहां पे सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज ना हो बल्कि इस सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाए, केमिकल प्रॉपर्टीज भी इसकी चेंज हो जाए। ठीक है, like there would be a change in color, there would be a change in temperature, and there would be chemical properties, मतलब ये किस चीज के साथ कैसे रिएक्ट करता था और अब ये जो है वो एक दूसरे तरीके से रिएक्ट करेगा। एंड there will be a special thing, that is there would be breaking and making of bonds। ठीक है, ये यहां पे लिख लेता हूं मैं फॉर अ रीजन। ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स, ठीक है, ओल्ड बॉन्ड्स, breaking of old bonds and making of new bonds। ठीक है, पुराने बॉन्ड्स तोड़ के नए बॉन्ड्स बनाना। अगर एक सब्सटेंस के अंदर ऐसा हो जाता है, देयर इज अ सब्सटेंस, और उसने अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज लाई, और चेंज ऐसे लाई कि देयर वाज अ मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स, पुराने बॉन्ड्स तोड़ के नए बॉन्ड्स बनाए, सो वी वुड कॉल दैट चेंज एज अ केमिकल चेंज। और इस चेंज के लिए जो हम लिखते हैं, इसका एक और नाम जो हम लोग देते हैं, दैट्स ए केमिकल रिएक्शन। ठीक है, देयर इज अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, और हर केमिकल रिएक्शन की अपनी अपनी एक रेट होती है। सो व्हाट इज दिस रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। ठीक है, एक केमिकल रिएक्शन में हमने ये सोचा कि एक सब्सटेंस है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होगी और कुछ नया बन गया। ठीक है, एंड वी कॉल दीज थिंग्स लाइक दिस। जो हमारा इनिशियली जो हमारे पास जो सब्सटेंस था, वी कॉल दैट एज अ सबस्ट्रेट। ठीक है, दिस सबस्ट्रेट अंडरवेंट सम ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स, एंड हमारे पास जो चीज बनी, दैट वी कॉल एज अ प्रोडक्ट। This substrate and this product are basically chemically two different entities। ठीक है, बिल्कुल दो अलग अलग एंटिटीज है। Now what is this rate of this reaction? Rate of reaction हम लोग कहते हैं basically
number of products formed per unit of time. फॉर एग्जाम्पल एक रिएक्शन में 1 घंटे के अंदर कितने प्रोडक्ट्स बनते हैं, या 1 मिनट के अंदर कितने प्रोडक्ट्स बनते हैं, या फिर 1 सेकेंड के अंदर कितने प्रोडक्ट्स बनते हैं, वी वुड कॉल दैट एज द रेट ऑफ दैट रिएक्शन. ठीक है, उस पर्टिकुलर रिएक्शन की वो रेट होगी. फॉर एग्जाम्पल, if there is a substance like we would say starch से ग्लूकोज बनाना, ठीक है, स्टार्च से ग्लूकोज बनाना. अब एक स्टार्च को तोड़ के कितने ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स बनते हैं पर यूनिट ऑफ टाइम में, दैट वुड बी द रेट ऑफ द रिएक्शन. ठीक है, रेट को हम लोग लिखते हैं एज डेल्टा टी, दैट मींस द प्रोडक्ट कितना बना. ठीक है, बाय डेल्टा टी, चेंज ऑफ प्रोडक्ट विद चेंज ऑफ टाइम. ठीक है, इनिशियली हमारे पास प्रोडक्ट जो था दैट वाज फॉर एग्जांपल 0, हमारे पास कोई प्रोडक्ट नहीं था रिएक्शन शुरू होने से पहले, और इनिशियली जो टाइम था वो भी t इज इक्वल टू 0 था. फॉर एग्जांपल हमने ये कहा कि 1 मिनट के बाद हमारे पास जो है 300 मॉलिक्यूल्स बन गए. 1 मिनट की जगह 1 घंटा ले लो. ठीक है, दिस वुड बी 1 आवर. सो हमने क्या कहा, this change in product is basically 300 minus 0. इनिशियली हमारे पास कितने थे और फाइनल हमारे पास प्रोडक्ट कितना आया. ठीक है, तो फाइनल माइनस इनिशियल इज अ चेंज इन प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम हमारे पास 1 आवर है. ठीक है, माइनस 0 आवर, तो हमारे पास जो है वो 300 प्रोडक्ट आ रहे हैं पर आवर. वी वुड कॉल दैट एज अ रेट ऑफ दिस रिएक्शन. ठीक है, सो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के टूटने से कितने एक स्टार्च मॉलिक्यूल के टूटने से हमारे पास कितने ग्लूकोज बन रहे हैं 1 घंटे में, 1 मिनट में, 1 सेकेंड में, वी वुड कॉल दैट एज द रेट ऑफ दैट रिएक्शन. ठीक है, तो यूनिट टाइम में हमें लेना है. अब ये सारी चीजें समझने का क्या मतलब बनता है कि हमने केमिकल रिएक्शन समझ ली, व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन की जो है एक रेट होती है, व्हाट इज दैट रेट, हमने ये चीज समझ ली. ठीक है, तो ये सब समझने का, ये सब पढ़ने का क्या मतलब बनता है एंजाइम्स वाले टॉपिक के अंदर. नाउ बिफोर गोइंग टू एंजाइम्स इन पर्टिकुलर, हम लोग जिस चीज को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे दैट वुड बी कैटलिस्ट्स. ठीक है, कैटलिस्ट्स क्या होते हैं, ये ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, ऐसे केमिकल एंटिटीज होती है, ऐसे केमिकल्स होते हैं, ठीक है, that alter the rate of reaction, alter the rate of a reaction. ठीक है, पर्टिकुलरली रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं. अगर अभी तक हमारे पास सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बन रहे थे और हमारे पास जो रेट थी ये था फॉर एग्जांपल 200 प्रोडक्ट पर मिनट, जब हमने एक एंजाइम, ये है विदाउट एंजाइम. ठीक है, विदाउट एंजाइम, विदाउट कैटलिस्ट, सॉरी एंजाइम नहीं, विदाउट कैटलिस्ट. विदाउट कैटलिस्ट हमारे पास ऐसा चल रहा है मामला. जब हमने कैटलिस्ट ऐड कर लिया, ठीक है, देयर इज अ कैटलिस्ट. कैटलिस्ट क्या करेगा, इट वुड इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन. ठीक है, विद कैटलिस्ट इट वुड इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन. ठीक है, तो अब फॉर एग्जांपल यहां पे 3000 प्रोडक्ट बन रहे हैं पर सेकेंड. सो देयर इज अ ट्रेमेंडस इंक्रीज इन द रेट ऑफ रिएक्शन. ठीक है, सो व्हाट वी सी इज दैट कैटलिस्ट जो है वो सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनने का जो पूरा ये रेट है इसको इंक्रीज कर रहा है. ठीक है, अभी तक जो हमारे पास 200 प्रोडक्ट 1 मिनट में बन रहे थे, नाउ वी आर गेटिंग फॉर एग्जांपल 300 प्रोडक्ट्स पर सेकेंड. तो देयर इज अ ट्रेमेंडस इंक्रीज इन द रेट. ठीक है,
दीज आर कैटलिस्ट्स। लेकिन कैटलिस्ट्स की एक और प्रॉपर्टी जो होती है, एक तो ये है कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर देंगे, बट दे आर नॉट कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन। ठीक है, इनका बेसिकली सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट की लाइफ में कैमियो होता है। ठीक है, जैसे आते हैं वैसे ही चले जाते हैं, ये बस आता है और निकल जाता है, बस एक काम करता है। जो ये रिएक्शन ऑलरेडी हो रही थी, ऐसा नहीं है कि रिएक्शन हो नहीं रही थी, रिएक्शन हो रही थी, लेकिन इस रिएक्शन की रेट को बढ़ा दिया। ये जो कैटलिस्ट होते हैं, दे डोंट स्टार्ट द रिएक्शन, दे डोंट स्टार्ट द reaction, but they alter the rate of reaction, or we can say they increase the rate of reaction, and they are not consumed in the reaction themselves. ठीक है, so this is basically catalysts in terms of chemistry. लेकिन इसी कैटलिस्ट को जब हम बायोलॉजी की जबान में समझते हैं, we call this as an enzyme. एंजाइम को हम लोग बायो कैटलिस्ट भी कहते हैं, बायो कैटलिस्ट। बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर काम करने वाला कैटलिस्ट हमारा एंजाइम होता है। ठीक है, देयर आर सम डिफरेंसेस बिटवीन दिस कैटलिस्ट एंड द बायो कैटलिस्ट। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कैटलिस्ट जो होगा ये एट हाई टेम्परेचर भी काम कर सकता है, वर्क्स। ठीक है, लेकिन जो हमारे एंजाइम्स होते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स जो है वो प्रोटीन नेचर के होते हैं, दे गेट डीनेचर्ड एट हाई टेम्परेचर्स एंड हेंस डू नॉट वर्क। इनका स्ट्रक्चर ही बिगड़ जाता है, इनकी शक्ल ही बिगड़ जाती है हाई टेम्परेचर के ऊपर, और ये क्या हो जाता है, ये डीनेचर हो जाते हैं, क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो है वो प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, एंड दे गेट डीनेचर्ड एट हाई टेम्परेचर, एंड सिंस दे गेट डीनेचर्ड दे डोंट वर्क एनीमोर। लेकिन कुछ ऐसे एंजाइम्स ठीक है, जो ऐसे ऑर्गेनिजम्स से डिराइव किए गए हैं, डिराइव्ड फ्रॉम थर्मोफाइल्स। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म से डिराइव किए गए एंजाइम्स जो हाई टेम्परेचर के ऊपर ही रहते हैं। ठीक है, दे वर्क एट हाई टेम्परेचर्स। ठीक है, दे वर्क एट हाई टेम्परेचर सच एज 90 डिग्री तक भी काम कर लेते हैं। अदरवाइज एंजाइम्स जो है वो इतना ज्यादा टेम्परेचर बर्दाश्त नहीं कर पाते। लेकिन जब हम ऐसे ऑर्गेनिजम्स के अंदर से ये एंजाइम्स डिराइव करते हैं दैट लिव इन दीज कंडीशंस, ठीक है, जो बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर के अंदर रहते हैं, तो उनसे डिराइव किए गए एंजाइम्स जो है वो इतने हाई टेम्परेचर के ऊपर भी काम कर पाते हैं। ठीक है, तो दीज कैटलिस्ट्स, इनको हम लोग इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट भी कह सकते हैं, इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट, और एंजाइम्स को हम लोग ऑर्गेनिक कैटलिस्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, दीज आर आल्सो कॉल्ड एज ऑर्गेनिक कैटलिस्ट्स। एंजाइम्स भी कैटलिस्ट की तरह जो है वो रिएक्शन के अंदर इस्तेमाल नहीं होंगे। ठीक है, नाउ लेट्स गो इनटू द एंजाइम्स, और अब जो है एंजाइम्स को अच्छी तरीके से डिफाइन करके समझ लेते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या समझा, हम लोग ने केमिकल रिएक्शन समझ ली, रेट ऑफ रिएक्शन समझ ली, और उसके बाद हमने ये कहा कि कैटलिस्ट जो है एक ऐसा केमिकल होगा दैट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन एंड डजंट गेट कंज्यूम्ड इटसेल्फ इन द रिएक्शन, खुद वो रिएक्शन के अंदर कंज्यूम नहीं होगा। फिर हमने कहा कि बायोलॉजिकल सिस्टम्स के अंदर काम करने वाले कैटलिस्ट्स को हम लोग बायो कैटलिस्ट्स या फिर एंजाइम्स कहते हैं। सो व्हाट आर दीज एंजाइम्स? दीज आर बेसिकली प्रोटीनेशियस इन नेचर। ठीक है, प्रोटीनेशियस इन नेचर, एंड दे मोस्ट ऑफ द टाइम्स, ठीक है, मोस्टली
as I have mentioned previously also, there are some enzymes जो nucleic acids के बने हुए होंगे, we call them as ribozymes. ठीक है, ribozymes ऐसे enzymes है that are not proteinaceous. ठीक है, इनका नेचर प्रोटीन नहीं है, they are not made up of amino acids. ठीक है, so proteins जो है वो most of the times proteinaceous होते हैं, they are made up of proteins. ठीक है, but sometimes they are made up of nucleic acids. उन enzymes को हम लोग ribozymes कहते हैं. So what these enzymes do, they alter reaction rates. ठीक है, बेसिकली एंजाइम्स जो है वो बायोकैटालिस्ट की तरह काम करते हैं और रेट ऑफ रिएक्शंस को ऑल्टर कर देते हैं विदाउट गेटिंग ऑल्टर्ड या कंज्यूम्ड themselves. खुद जो है ना तो ये अल्टर होंगे ना तो कंज्यूम होंगे. ठीक है, सो दीज आर बेसिकली एंजाइम्स. तो सबसे पहले एंजाइम्स की डिस्कवरी कैसे हुई? हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग शुगर की फर्मेंटेशन करते हैं विद यीस्ट तो वहां पे जो है वो अल्कोहल बनेगा. तो पहले जमाने में साइंटिस्ट लोग क्या सोचते थे कि शायद यही यीस्ट है जो इस शुगर को फर्मेंट कर देता है. ठीक है, इसकी फर्मेंटेशन कर देता है एंड मेक्स अल्कोहल आउट ऑफ इट. ठीक है, लेकिन फिर क्या हुआ, एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने एक सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स करके अलग अलग सब्सटेंसेस इस यीस्ट से निकाले और शुगर के साथ उनको मिलाया एंड ही चेक्ड कि आखिर क्या हो रहा है वहां पे. सो व्हाट ही सॉ दैट जब शुगर के साथ एक पर्टिकुलर एक्सट्रैक्ट ऑफ यीस्ट, ठीक है, जिसके अंदर हमारा आता है जाइमेस एंजाइम, वहां पर सेम रिएक्शन हो रही है, सेम फर्मेंटेशन हो रही है और अल्कोहल की प्रोडक्शन हो रही है. सो दिस वाज अ वेरी बिग डिस्कवरी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स पाए जा रहे हैं जो सब्सटेंसेस को एक शक्ल से दूसरी शक्ल में कन्वर्ट कर रहे हैं. दिस इज नॉट द होल ऑर्गेनिज्म दैट इज डूइंग इट, जस्ट एक एंजाइम है जो ये काम कर रहा है. ठीक है, तो एंजाइम्स का क्या होता है बेसिकली? एंजाइम्स जो है, क्योंकि हमने ये कहा कि इनका प्रोटीनेशियस नेचर होगा, एंजाइम्स का एक प्रोटीनेशियस नेचर होगा, तो इनका जो है वो एक 3D स्ट्रक्चर भी होगा. ठीक है, इट विल अंडरगो द सेम प्रोसेस ऑफ स्ट्रक्चर फॉर्मेशन, यानी कि पहले इसका 1 डिग्री स्ट्रक्चर, दैट इज इसकी एक अमाइनो एसिड सीक्वेंस होगी, देन इट विल बिकम लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स, एक 2 डिग्री स्ट्रक्चर जिसको हमने सेकेंडरी स्ट्रक्चर का नाम दिया. देयर विल बी अल्फा हेलिसेस, देयर विल बी बीटा शीट्स. ठीक है, लोकल अरेंजमेंट्स होंगे, देयर विल बी कॉइलिंग्स एंड फोल्डिंग्स. और जब ये पूरा स्ट्रक्चर एक दूसरे के ऊपर ही फोल्ड होना शुरू हो जाएगा, देयर वुड बी अ 3D स्ट्रक्चर और द टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ द एंजाइम्स. और ये टर्शरी स्ट्रक्चर इसलिए जरूरी है कि जब ये जो हमारी पूरी पॉलीपेप्टाइड चेन है, जब ये एक दूसरे के ऊपर फोल्ड होकर आती है, एक 3D स्ट्रक्चर बनाती है, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ पॉकेट्स. ठीक है, और क्रेविसेस. पॉकेट्स या क्रेविसेस की फॉर्मेशन हो जाती है. ये जो है वो ऐसे फोल्ड हो जाता है. ठीक है, एंड देयर आर मल्टीपल पॉकेट्स या क्रेविसेस जो वहां पे फॉर्म हो गई. लाइक यहां पे एक है, ठीक है, यहां पे एक है, यहां पे भी एक है. ठीक है, यहां पे एक है, यहां पे एक है, यहां पे भी पॉकेट जैसा है, यहां पे भी पॉकेट जैसा है. ठीक है, ये तो हम जब 2D में देख रहे हैं तब है. अगर हम इसको ऐसे पलट दें, देयर विल बी मोर क्रेविसेस एंड पॉकेट्स फॉर्म्ड. ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हासिल नहीं कर सकते.
दैट्स वाई हम लोगों ने कल भी कहा कि 3D स्ट्रक्चर इज एब्सोल्युटली नेसेसरी या टर्शियरी स्ट्रक्चर इज एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर द फंक्शन ऑफ ए प्रोटीन। ठीक है, उसको जो भी फंक्शन करना है वो उसके फोल्डिंग पे डिपेंड करता है। ठीक है, so there is a formation of pockets and crevices and one of these pockets वो हमारे एंजाइम का एक्टिव साइट बना देगा। एक्टिव साइट फॉर्मेशन जो है वो इन्हीं पॉकेट्स या क्रेविसेस में से कोई एक होगा, दैट वुड बी द एक्टिव साइट फॉर दैट एंजाइम, जहां पे सबस्ट्रेट आके बाइंड कर जाएगा। दैट हैज द मैक्सिमम एबिलिटी टू बाइंड ए सबस्ट्रेट। ठीक है, और वहां पे जो है वो ऐसे रिएक्शन करवाना कि रिएक्शन की चांसेस बढ़वा देना बेसिकली। ठीक है, तो हमारा जो सबस्ट्रेट है दैट वुड बी कन्वर्टेड इनटू अ प्रोडक्ट। ठीक है, सो दैट्स द फंक्शन ऑफ ए एंजाइम। ये बेसिकली क्या करेगा, ये सबस्ट्रेट्स को लाएगा, एक दूसरे के साथ रखेगा और वहां से जो है वो प्रोडक्ट बना के बाहर फेंक देगा। इसीलिए ये खुद जो है वो कंज्यूम नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये जो पूरी यहां पे एक्टिव साइट बनी, दिस इज द रीजन ऑफ इंक्रीज इन रेट ऑफ रिएक्शन। हाउ? पॉकेट का बनना और सबस्ट्रेट का आके उस पॉकेट के साथ बैठ जाना, उस पॉकेट पे बैठ जाना, हाउ इज दैट इंक्रीजिंग द रेट ऑफ रिएक्शन? ठीक है, तो इसका जवाब एट दिस लेवल तो नहीं मिलेगा आप लोगों को एज सच, लेकिन बेसिकली क्या होता है, इफ देयर इज एन एंजाइम, ठीक है, और मान लो ये इसकी एक्टिव साइट है, ठीक है, एंड देयर इज अ सबस्ट्रेट दैट इज कमिंग। ठीक है, ये हमारा सबस्ट्रेट है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज ADP। ठीक है, और यहां से एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आ रहा है। ठीक है, लेट्स सपोज दिस एंजाइम इज नॉट देयर इन द सेल। ऐसा कोई एंजाइम नहीं है जो ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जो है वो इसकी रिएक्शन को कैटालाइज कर सके। ADP और जो ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, ये जब भी आपस में कोलाइड करेंगे, ठीक है, ये जब भी आपस में कोलाइड करेंगे, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट दे विल रिएक्ट। अगर कोलिजन उस टाइप का हुआ कि दे गॉट इनफ टाइम टू रिएक्ट विद ईच अदर, तो ADP और PI मिलके जो है वो ATP बना लेंगे। लेकिन ये एंजाइम अब क्या कर रहा है, दिस एंजाइम इज इंक्रीजिंग द चांस ऑफ दिस होल कोलिजन। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर जब एक ADP बाइंड हो गया और एक PI बाइंड हो गया, ये बिल्कुल उनको एक दूसरे के करीब लेके आता है। नाउ दे आर नॉट बेस्ड ऑन चांस कि इनका होगा कोलिजन कि नहीं होगा, इसने दोनों को पकड़ के नाउ इट विल मेक देम कोलाइड। ठीक है, ये उनको बेसिकली, फॉर एग्जांपल दिस इज अवर ADP एंड दिस इज अवर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। हो सकता है कभी ये आपस में टकरा जाए और हमारा ATP बन जाए। सो रेट ऑफ रिएक्शन वुड बी वेरी लेस, क्योंकि हमारा नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बनना इज बेस्ड ऑन चांस। ठीक है, हो सकता है कभी भी ये साइटोसोल के अंदर फ्लोट होते 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 आपस में टकरा जाए एंड देयर वुड बी अ फॉर्मेशन ऑफ ATP बेस्ड ऑन, टोटली बेस्ड ऑन चांस। लेकिन क्या होता है, नेचर के अंदर ऐसा नहीं होता। नेचर एक बहुत बैलेंस्ड सिस्टम है। ठीक है, यहां पे हर चीज जो है वो बहुत बैलेंस्ड है। तो क्या होता है, देयर इज एन एंजाइम जिसके अंदर इसको बाइंड करने की भी काबिलियत है और इसको बाइंड करने की भी काबिलियत है। सो इट बाइंड्स दिस एंड इट बाइंड्स दिस, एंड नाउ बिकॉज दे आर इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी, तो इनके कोलाइड करने के चांसेस बहुत ज्यादा हो गए इन कंपैरिजन टू अगर ये साइटोसोल के अंदर फ्रीली मूव कर रहे हैं। So now they will collide and form ATP, and once they form ATP, that would lead to the conformational change of the enzyme, वो उनको छोड़ देगा और this ATP will leave। ठीक है, तो ऐसे जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है। तो रेट ऑफ रिएक्शन किस चीज पे डिपेंड करेगी, एक एंजाइम कितने हैं हमारे पास,
हमारे पास सबस्ट्रेट कितने हैं, दैट वुड डिटरमाइन कि हमारे पास क्या बोलते हैं इसको, प्रोडक्ट कितने बनेंगे। ठीक है, एंजाइम्स जो है वो एक पर्टिकुलर टाइम तक ही रेट बढ़ा पाते, देन दे गेट सैचुरेटेड, क्योंकि सारे एंजाइम्स की जो एक्टिव साइट्स बाइंड हो गई, नाउ दे कांट डू एनीथिंग। ठीक है, जब तक प्रोडक्ट नहीं बनेगा एक, फिर वो एक कांस्टेंट रेट के साथ ही प्रोडक्ट बनाएंगे। वी विल स्टडी दैट इन द रिएक्शन काइनेटिक्स मे बी टुमारो इंशाल्लाह। तो फिलहाल आज जो है वो एंजाइम्स को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। तो यहां तक हम लोग ये समझ गए कि एंजाइम्स जो है वो रेट ऑफ द रिएक्शन किस तरीके से बढ़ा देते हैं, दे इंक्रीज बेसिकली द चांसेस ऑफ कोलिजन, ठीक है, बिटवीन द सबस्ट्रेट्स। अच्छा, तो इसके बाद हम लोगों को ये देखना है, फॉर एग्जाम्पल एक रिएक्शन हो रही है विदाउट कैटलिस्ट, तो इसकी रेट जो है वो बहुत कम होती है। एक रिएक्शन हो रही है विद कैटलिस्ट, तो इसकी रेट जो है वो बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल देयर इज एन एग्जाम्पल गिवन इन एनसीईआरटी दैट इफ वी हैव कार्बन डाइऑक्साइड एंड वी टेक इट विद H2O, यहां पे जो है वो H2CO3 की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, H2CO3 की फॉर्मेशन होगी, एंड दिस रिएक्शन हैपन्स ऑन इटसेल्फ इन द सेल। ठीक है, तो 200 मॉलिक्यूल्स बनते हैं पर आवर। एक घंटे के अंदर 200 मॉलिक्यूल्स बनते हैं जब कोई भी कैटलिस्ट वहां पे काम नहीं कर रहा। लेकिन जब वहां पे एक कैटलिस्ट आ गया जिसका नाम हम लोग बोलते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेस, ठीक है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस जब आ गया, व्हाट इट वुड डू is that it would change CO2 plus H2O, इसको कैटलाइज करेगा इस पूरी रिएक्शन को, एंड इट विल मेक H2CO3। अब ये कितने H2CO3 बना पाएगा? दिस होल रिएक्शन विल प्रोड्यूस हाउ मेनी H2CO3? देयर वुड बी 6 lakh molecules of H2CO3। ठीक है, कार्बोनिक एसिड जो है पर आर नहीं, पर सेकेंड। So there is a tremendous increase in the rate of reaction। ठीक है, तकरीबन जो है 10 million times ठीक है, तो 10 मिलियन टाइम्स जो है वो ऑलमोस्ट हमारी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गई। ठीक है, अभी तक अगर एक मॉलिक्यूल बन रहा था, नाउ देयर इज 10 मिलियन मॉलिक्यूल्स दैट आर बीइंग फॉर्म। ठीक है, अभी तक हमारे 200 मॉलिक्यूल्स एक घंटे के अंदर बन रहे थे, नाउ वी आर मेकिंग 600,000 मॉलिक्यूल्स पर सेकेंड। ठीक है, so this is the impact that enzymes have in our cells। एक बहुत ज्यादा जरूरी, it makes things very efficient inside the cells। ठीक है, अब क्या होता है, अलग अलग कंडीशंस के अंदर सेम रिएक्शन हो रही है, so there can be different products that will be formed under different conditions। for example, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्लूकोज जो है इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है इनटू पायरुविक एसिड। ठीक है, दिस इज बेसिकली 10 स्टेप रिएक्शन। ठीक है, 10 स्टेप रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलिसिस जो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो 10 step reactions, there are many enzymes that are working on these different steps। ठीक है, ऑलमोस्ट हर स्टेप पे एक एंजाइम जो है वो काम कर रहा है। there are almost 10 to 11 enzymes जो काम कर रहे हैं। ठीक है, and they will form the pyruvic acid। अब इस pyruvic acid का आगे फेट क्या होगा? there will be different fates of this pyruvic acid under different conditions।
ये पायरुविक एसिड डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कंडीशन एरोबिक है, एक माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है, इट विल रिमेन एज पायरुविक एसिड एंड अंडरगो डिफरेंट प्रोसेसेस, ठीक है। लाइक देयर वुड बी क्रेब्स साइकिल एंड देयर वुड बी ETC, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जिसके जरिए से इस पायरुविक एसिड में से जो है वो हमारा पूरा ATPs जो है वो निकाले जाएंगे, ठीक है। दिस ग्लूकोज इज बेसिकली 6 कार्बन मॉलिक्यूल, और ये जो है यहाँ पे 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। सो ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बना। अब इस पायरुविक एसिड से आगे क्या बने? इफ दिस ग्लूकोज वाज टर्न्ड इनटू पायरुविक एसिड इन ए यीस्ट, ठीक है, इन ए यीस्ट, तो इस पायरुविक एसिड से जो है वो फर्दर अल्कोहल बनाया जाएगा, ठीक है। इफ दिस पायरुविक एसिड was made in a muscle cell under anaerobic conditions, तो वहां पे जो है वो हमारे पास लैक्टिक एसिड बन के आएगा, लैक्टिक एसिड, ठीक है, इन मसल सेल्स। These two conditions are basically anaerobic conditions and this one is aerobic condition. NCERT लिखा है कि एरोबिक कंडीशन के अंदर पायरुविक एसिड जो है वो पायरुविक एसिड ही रहेगा। बट जब हम इस चीज को फर्दर देखते हैं, व्हाट हैपेंस टू दिस पायरुविक एसिड, ये बेसिकली क्रेब्स साइकिल में एंटर करेगा, उसके बाद जो वो ATC के अंदर एंटर करेगा और ATPs को रिलीज करेगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर यीस्ट के अंदर हो गया तो अल्कोहल की फॉर्मेशन होगी, और अगर मसल सेल के अंदर हो गया तो लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन होगी। तो सेम सबस्ट्रेट अंडर डिफरेंट कंडीशंस डिफरेंट प्रोडक्ट्स देके बना रहा है, ठीक है। नाउ let's deep dive into how this rate of reaction is basically increased, ठीक है। there is a graph, जो ग्राफ हमारे लिए समझना जरूरी है, ठीक है। let's just make it with this, ठीक है। on x-axis we will say the progress of reaction क्या है, ठीक है, what is the progress of reaction, एंड ऑन y-axis हम लोग जो है वो मॉलिक्यूल्स की पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। एक सबस्ट्रेट एक प्रोडक्ट क्यों बनाएगा? द रीजन इज इट ऑलरेडी हैज सम पोटेंशियल एनर्जी एंड इट विल ट्राई टू मेक ए प्रोडक्ट जिसकी पोटेंशियल एनर्जी इससे कम हो। अगर प्रोडक्ट की पोटेंशियल एनर्जी इससे ज्यादा है तो ऐसी रिएक्शन जो है वो नेचर के अंदर फेवरेबल नहीं होगी, ठीक है। दिस इज व्हाई स्टडीइंग केमिस्ट्री एंड फिजिक्स along with बायोलॉजी इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो क्या होता है, बेसिकली हमारे पास एक सबस्ट्रेट है दैट ऑलरेडी हैज सम पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। वी विल रिप्रेजेंट दिस विद S, इट हैज सम पोटेंशियल एनर्जी। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको फर्दर एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके पास ऑलरेडी पोटेंशियल एनर्जी तो है बट इट इज काइंड ऑफ स्टेबल, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट क्यों बनाना चाहेगा? तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको एनर्जी देके थोड़ा सा अनस्टेबल कर देते हैं, ठीक है। वी प्रोवाइड दिस एन एनर्जी एंड दिस एनर्जी इज बेसिकली कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। जब एक सबस्ट्रेट को हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं इनटू अ ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। So this transition state is basically a high energy state, ठीक है। हम लोगों ने एक सबस्ट्रेट को जो रिएक्ट नहीं करना चाहता था अभी तक,
उसको हम लोगों ने एक ट्रांजिशन स्टेट में ले लिया। नाउ दिस ट्रांजिशन स्टेट इज बेसिकली, अगर हम इस ग्राफ पे देखें, दिस इज अ हाई एनर्जी स्टेट, एंड यहां से अब जो ड्रॉप आएगा ये अब यहां पे नहीं रुकेगा, ये सीधा अब जाएगा प्रोडक्ट बनने, ठीक है। इट विल गो एंड मेक ए प्रोडक्ट आउट देयर, ठीक है। तो एक लो एनर्जी स्टेट का प्रोडक्ट बना लिया। एंड दिस होल गैप between the energy level of substrate and the energy level of this transition state, this is what we call the activation energy, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। वी कैन रिप्रेजेंट इट जस्ट बाय ई ए, ठीक है, बड़ा ई और छोटा सा ए। सो दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी, वो एनर्जी जो हमें जरूरत लगी एक सबस्ट्रेट को एक्टिवेट करने के लिए ताकि वो प्रोडक्ट बना दे, ठीक है। सो ये सारी कहानी जो अभी तक थी, दिस वाज विदाउट एंजाइम। एंजाइम अभी तक जो है वो पिक्चर में नहीं आया है। सो व्हाट वी विल डू नाउ, वी विल पुट देयर एंजाइम एंड चेक कि अब इसका जो ये एनर्जी प्रोफाइल है, हाउ दिस विल वर्क। तो सबस्ट्रेट जो है वो अगेन अपनी सेम एनर्जी स्टेट पे है, लेकिन इस बार जो हमें एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत पड़ी दैट वाज लेस, और इसने प्रोडक्ट बना लिया। बेसिकली इसने जो है वो एफिशिएंसी ऑफ दिस रिएक्शन इंक्रीज कर दी। हमें अभी तक जो एनर्जी लग रही थी इस पूरी रिएक्शन को करने में, इसने उसको ऑलमोस्ट जो है वो बहुत ज्यादा कम कर दिया, ठीक है। इट हैज बेसिकली इंक्रीज्ड द चांसेस ऑफ कोलिजन, जिसकी वजह से एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई, ठीक है। सो दिस इज अगेन द एक्टिवेशन एनर्जी। लेकिन जो ऊपर वाली एक्टिवेशन एनर्जी थी दैट वाज विदाउट एंजाइम, एंड जो नीचे वाली एक्टिवेशन एनर्जी है दैट इज विथ एंजाइम, ठीक है। जब एंजाइम प्रेजेंट है तब एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई, ठीक है। जो हमें ट्रांजिशन स्टेट बनाने के लिए जो हमें एनर्जी की जरूरत पड़ रही थी वो अब नहीं पड़ रही उतनी एनर्जी की जरूरत, एंड वी आर एबल टू मेक द प्रोडक्ट विद मोर एफिशिएंसी, ज्यादा तेज बना पा रहे हैं हम लोग प्रोडक्ट, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन की जो ये ग्राफ है वो लोग हम लोग कल देखेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। सो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग is that there is a substrate, ठीक है, that was getting converted into a product, ठीक है। नेचुरली सबस्ट्रेट जो है वो प्रोडक्ट में बदल रहा है, एक हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट में आ रहा है, एंड देयर वाज अ नीड ऑफ एनर्जी दैट वाज दिस मच, ठीक है। ट्रांजिशन स्टेट तक जाने के लिए एक एनर्जी की जरूरत पड़ रही थी। बट व्हाट हैपेंड नाउ, एक सबस्ट्रेट और एक एंजाइम, ठीक है, सबस्ट्रेट के साथ अब एंजाइम भी है, दिस विल फॉर्म एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। सबस्ट्रेट एंड एंजाइम विल फॉर्म एन एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, जहां पे हमारी ट्रांजिशन स्टेट आ जाएगी, ठीक है। यही हमारी ट्रांजिशन स्टेट होगी, एंड दिस ट्रांजिशन स्टेट विल फेवर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट से एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनना बहुत मतलब काफी कम चांसेस होते हैं, दिस वेरी लेस फेवरेबल, ठीक है। प्रोडक्ट से सबस्ट्रेट बनना हो सकता है, लेकिन इस प्रोडक्ट से एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनना बहुत लेस फेवरेबल है, और ये जो है हमारी ट्रांजिशन स्टेट है जिसके लिए अब हमें एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत कम पड़ रही है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि एंजाइम का जो एक ग्रू था, ठीक है, उसके अंदर हमारा सबस्ट्रेट आके फंस गया, और यहां पे जो है वो हमारी पूरी रिएक्शन हो गई और हमारा प्रोडक्ट आके बन गया, ठीक है। हमें जो अभी तक जितनी एनर्जी हमें चाहिए थी इसको ट्रांजिशन स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए, नाउ वी डोंट नीड दैट मच ऑफ एनर्जी, क्योंकि हमारे पास जो है
वो हमने इसको एक स्पेस के अंदर लिमिट कर दिया, ठीक है, एंड वी आर मेकिंग देम कोलाइड ourselves, ठीक है, एंजाइम्स जो है वो खुद उनको कोलाइड करवा रहा है। तो उसकी वजह से क्या हुआ, ये जो ट्रांजिशन स्टेट में हमें जाना पड़ रहा था, वो अब उसकी जो एनर्जी की जरूरत थी वो अब कम हो गई, ठीक है। यहां से जो अब डायरेक्टली प्रोडक्ट बन रहा था, इतनी देर से जो है हमें इतनी ज्यादा ट्रांजिशन स्टेट पे जाना पड़ रहा था ताकि प्रोडक्ट बन सके, लेकिन अब जो है वो उतनी ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ रही, एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो बेसिकली घट गई, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारा आज का हो गया। टुमारो वी विल गो फर्दर इनटू एंजाइम्स। हम लोगों को अभी एंजाइम्स के अंदर थोड़ा सा और डीप डाइव करना है। एंजाइम्स बहुत मजेदार सा टॉपिक है, ठीक है। तो एंजाइम्स के बारे में हमने आज क्या पढ़ा, दीज आर बायोकैटालिस्ट, दीज इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। एक पॉइंट जो है वो मैंने बाहर बता दिया, दैट वाज कि वो जो है वो रेट ऑफ कोलिजन को इंक्रीज करवाएगा। यहाँ पे हमने ये समझा कि ये जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। ट्रांजिशन स्टेट बनाने के लिए जो हमें एनर्जी की जरूरत पड़ रही थी उसको इसने थोड़ा सा कम कर दिया, और सबस्ट्रेट और एंजाइम मिलकर जो है वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जो प्रोडक्ट जहां से हमारा बनता है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। कल मिलते हैं, आगे इसको और कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। मे बी कल खत्म हो जाएगा। सो उसके बाद जो है हम लोग हो सकता है या को फैक्टर्स उठाएंगे, मेरे ख्याल से को फैक्टर्स पे ही जाएंगे। उसके बाद हम लोग जो है वो जो हमारा फर्दर न्यूक्लिक एसिड्स वगैरह जो हमारा बचा हुआ है बायोमोलिक्यूल्स में, तो वो कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। अस्सलाम वालेकुम।